आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपेयर करते हैं कि फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरों से अलग कैसे है। वो हम लोग इस कंपैरिजन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और जितने भी वर्ड्स लिखे हुए कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है या जो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से अलग कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहला अगर बात करें फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में तो इट हैज़ ड्यूअल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट के दो या दो से अधिक टायर भी होते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट करने का मतलब क्या है, एक गवर्नमेंट क्या हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है और दूसरा गवर्नमेंट कहाँ पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है। बट कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई है तो वहाँ पे क्या है, ड्यूअल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के अलावा एक और टायर है, दैट इज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट। तो बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, टू और मोर देन टू टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है। जहाँ पे अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, नेशनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। सिंगल टायर ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल गवर्नमेंट। और कभी कभी क्या होता है, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट होता है उसको कौन क्रिएट कर सकता है, नेशनल गवर्नमेंट ही क्या कर सकता है, यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर बात करें जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटेन होता है। लाइक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जितने भी जो गवर्नमेंट के मॉडल्स है, जो प्रोविजन है वो क्लियरली क्या है, कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा फेडरल जहाँ पे भी क्या होगा, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स है कि वो क्या होगा, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिटेन होगा। दूसरी बात अगर करें यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटेन और मे नॉट बी रिटेन। अगर बात करें जो अगर फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या, फ्रांस में जितने भी लॉज हैं या जो प्रोविजन है वो क्या है कि लिखा हुआ है। मतलब क्या, वहाँ की सरकार अगर चाह भी ले तो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। बट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में तो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। मतलब क्या, पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द रीजनल अथॉरिटी। मतलब पावर जो होगा हमेशा क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और रीजनल गवर्नमेंट के बीच क्या होगा, डिवाइडेड होगा। तो मतलब जहाँ पे भी क्या होगा, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे तो एक चीज, एक फीचर की तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर की। नेक्स्ट अगर बात करें जो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे पावर का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, नो डिवीजन ऑफ पावर। हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन का पावर नहीं होता है। जितने भी पावर होता है ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। मतलब क्या, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लो पावर है कंट्री लाइक इंडिया तो इंडिया में पावर का डिवीजन अलग अलग बॉडीज में, लेजिस्लेटिव बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में और जुडिशियल बॉडी में। बट यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो नेशनल गवर्नमेंट रहेगा वही एक्ट एज जुडिशियरी, एक्ट एज लेजिस्लेटिव और एक्ट एज एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। फेडरल मॉडल में डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी मॉडल में नो डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी होता है। मतलब जितने भी वर्क किए जाएंगे गवर्नमेंटल बॉडीज में, जो भी एग्रीमेंट होगा या लेजिस्लेशन होगा वो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के ही किया जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम बॉडी होगा। मतलब क्या, जितने भी हम लोग वर्क करेंगे जो भी होगा वो सारे के सारे कहाँ पे, प्रोविजन होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कहाँ पे, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में। अगर बात करें यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम हो भी सकता है और मे नॉट बी सुप्रीम। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जापान की, तो जापान में क्या है कि वहाँ पे ऑल्दो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, बट वहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, सुप्रीम है। मतलब वहाँ पे जितने भी वर्क किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रख के किए जाएंगे। बट ब्रिटेन का अगर केस ले तो वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। तो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, इसको भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मेन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है वो कंट्री कौन सा है, हमारा ब्रिटेन हो गया, और जो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है वो कंट्री कौन सा, हमारा जापान है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब एक बात वर्ड आती है, डेट इज फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। जो भी होते हैं वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड। अब यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन करने का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन करने का क्या मतलब कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, इनको क्या किया जा सकता है, कोई एक लेजिस्लेटिव बॉडी बिना किसी अकॉर्डिंग नीड्स के उसको क्या कर सकता है, उसको चेंज या अल्टर नहीं कर सकता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स, आइदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए या जो प्रीएम्बल हो गए, उसको किसी खास मतलब डिमांड के, जो सिचुएशन के डिमांड अगर रहे तो ठीक है, मतलब सम एक्सटेंट ये रिजिड है। ये जितने भी हमारे जो हमारे प्रीएम्बल है या जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ऑल्दो रिमेडीज होती है, बट क्या है, इतनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब हर भारतीय का जो अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर चाहे, कोई भी गवर्नमेंट अगर आए तो उसको क्या कर सकती है, अल्टर या चेंज नहीं कर सकती है। तो जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। मतलब वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सब जितने भी है उनको क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट अगर हम लोग बात करें जो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी रिजिड और मे बी फ्लेक्सिबल। एज फॉर एग्जांपल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा हमेशा फ्रांस ध्यान में आता है, क्योंकि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ही एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही 3 चीज़ वहाँ से ही निकली थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, लिबर्टी का या इक्वलिटी का या फ्रेटर्निटी का, वो कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न होंगे वो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में मे बी रिजिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। रिजिड का एग्जाम्पल बेस्ट मॉडल हमारा क्या है, फ्रांस है, जहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है वो रिजिड है। और जो फ्लेक्सिबल प्रोविजन की अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी अगर रिजिड नहीं है तो वहाँ पे क्या होंगे, प्रोविजन भी क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जुडिशियरी का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंट, उसको हम लोग समझते हैं। अगर बात करें जुडिशियरी का नेचर इंडिपेंडेंट करने का क्या मतलब, कि जो हमारा जुडिशियल बॉडी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा। मतलब क्या, सबऑर्डिनेट करने का क्या मतलब है कि सेंट्रल जुडिशियरी जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगा। मतलब वो जुडिशियरी जो अपना वर्क करेगा वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। तो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जुडिशियरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वो क्या करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें एक स्टेट और 2 स्टेट के बीच में क्या हो जाए, पंगा हो जाए।
अब इसको सॉल्व कौन करेगा? कोई तो थर्ड पार्टी तो चाहिए ना। मान लो यहाँ पे एक स्टेट या मान लेते एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट है, जिसके बीच क्या हो जाए, फिर से पंगा हो जाए। इसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? जो जुडिशियल बॉडी होगा, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करने का काम करेगा। तो अगर जुडिशियरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर सकता है, ऑर्डर देगा जुडिशियल सिस्टम को, और जुडिशियल सिस्टम भी वैसे ही वर्क करेगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहती है। तो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या निकल के आया कि जो हमारा जुडिशियल बॉडी होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे जुडिशियरी का जो नेचर ऑफ जुडिशियरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कंट्री लाइक चाइना, जहाँ पे क्या है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है। या अमेरिकन मॉडल की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो जज का नियुक्ति है, जो जज को जो नियुक्त किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जुडिशियरी का नेचर क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, जो जहाँ पे भी क्या होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, वहाँ पे क्या होगा, जुडिशियरी का नेचर क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन वहाँ पे फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जहाँ पे भी फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जनरली देखा जाता है वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होती है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव कहने का मतलब क्या, कि जो भी हमारे जो पार्लियामेंट होंगे या जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगे, वहाँ पे 2 हाउसेस होंगे। जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का भी जो लेजिस्लेटिव है वो क्या है, बाई कैमरल है। बाई कैमरल एक हमारा जो डेट इज लोअर हाउस डेट इज लोकसभा, और एक हमारा अपर हाउस है डेट इज राज्यसभा। तो इंडिया का भी क्या है, पार्लियामेंट जो है क्या है, बाई कैमरल है। तो जहाँ पे क्योंकि इंडिया का जो गवर्नमेंट का सिस्टम वो कैसा है, फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव भी क्या होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारा रूल्स प्रोविजन या लॉ कुछ भी अगर बनता है, तो वहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं वो दोनों लेजिस्लेटिव बॉडी से पास होते हैं, और फाइनली किसका एसेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है, उसमें एसेंट होता है। तो हम लोग ने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे भी होगा वहाँ का लेजिस्लेटिव क्या होगा, बाई कैमरल होगा। नेक्स्ट, जहाँ पे भी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, यूनिकैमरल होती है। मतलब क्या, वहाँ पे सिंगल लेजिस्लेटिव होगा। यूनिकैमरल करने का क्या मतलब, सिंगल लेजिस्लेटिव। तो जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ का लेजिस्लेटिव का नेचर क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लेजिस्लेटिव में भी यूनिकैमरल और सिंगल लेजिस्लेटिव। मतलब वहाँ पे 2 हाउस नहीं होंगे, जस्ट लाइक फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो आपको इसको नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में।